This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। बात करेंगे आज एनर्जी क्राइसिस के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, एलएनजी इंपोर्ट करने के हवाले से जो अग्रीमेंट साइन हुआ है उसके मुताबिक पाकिस्तान कतर से 2016 से लेकर 2031 तक एलएनजी इंपोर्ट करेगा। अब उसमें एक ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है, जिस हवाले से आज हम बात करेंगे कि क्या अगर इन बिटवीन यानी 2016 से लेकर 2031 तक अगर इन बिटवीन किसी भी वजह से पाकिस्तान एलएनजी इंपोर्ट नहीं करता तो पाकिस्तान को क्या ये पूरा का पूरा पैसा जो 15 साल का एग्रीमेंट है वो देना पड़ेगा। नंबर वन थिंग। सेकंड थिंग इज़ जो बाय एंड लार्ज एक आम तासर है कि जी फर्टिलाइज़र प्लांट्स हमारे दुनिया भर में देखें गैस का इस्तेमाल बाय एंड लार्ज फर्टिलाइज़र प्लांट्स की लिए ही होता है जिससे खाद बनती है। लेकिन यहाँ पे ये अक्सर कहा जाता था कि हम गैस को गाड़ियों में जला देते हैं, चूल्हों में जला देते हैं और इसका सही इस्तेमाल नहीं करते। तो अब ये ख़याल ज़ाहिर किया जा रहा है और इस हवाले से हम देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से एडवर्टाइजमेंट भी पब्लिश हो रहे हैं मुख्तलिफ अखबारों में कि एलएनजी की इम्पोर्ट के बाद जैसे ही ये इम्पोर्ट शुरू होगी तो जो बंद पड़े हुए हैं प्लांट्स खाद के फर्टिलाइज़र के उनको गैस मुहैया होगी और वो प्रोडक्शन में आ जाएंगी। इसके अलावा सीएनजी के हवाले से हम देखते हैं कि सीएनजी स्टेशंस अक्सर बंद रहते हैं, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो इसमें कमी आ जाएगी। फिर अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी सुबह नाश्ता बनाने के लिए ही गैस अवेलेबल नहीं होती और आज भी मैं प्रोग्राम करने से पहले ये मालूम करके आया हूँ कुछ लोगों से जो अक्सर ये शिकायत करते हैं, तो आज भी उन्होंने कहा कि आज भी उनके घर में लोड शेडिंग थी। सुबह जो एग्जैक्ट टाइम मैंने मालूम किया है वो है कि 6:45 पे आज सुबह भी उन्होंने कहा कि जी हमारे घर में गैस की जो प्रेशर है गैस की लोड शेडिंग थी। अब ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस एलएनजी इंपोर्ट के बाद पाकिस्तान में सस्ती गैस मुहैया होगी और ये जो मुआहिदा तय हुआ है, अक्सर हम बात करते हैं कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से कि हम इंपोर्ट करेंगे गैस वहाँ से। फिर टापी के हवाले से अक्सर बात की जाती रही है कि जी तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया ये मुआहिदा बड़ा हेल्पफुल होगा चारों के चारों ममालिक के लिए, क्योंकि सभी सब स्टेक होल्डर और ख़ास तौर पे जो फ़ायदा होगा वो पाकिस्तान को होगा और इंडिया भी एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है। अब ये ख्याल और ये तासुर है बाय एंड लार्ज कि जो एलएनजी कतर से इंपोर्ट की जा रही है उसकी जो कीमत है ये दोनों मुआहिदों से, चाहे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात करें या टापी गैस पाइपलाइन की बात करें, उनसे कंपैरेटिवली सस्ती होगी। और फिर अगर हम तेल की कीमतों के हवाले से बात करें तो तेल की कीमतों के हवाले से अक्सर ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि देखिए अगर जून 2014 की बात करें, जून 2015 की बात करें, जो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन रही है और ख़ास तौर पे अगर हम जून 2015 की बात करें जब ऑयल प्राइसेस $115 फ़ी बैरल थी, वो कम होकर $27 फ़ी बैरल तक आ गई। अब थोड़ा सा हम उसमें रिबाउंड देख रहे हैं तो ख्याल इज़ार किया जा रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आने वाले दिनों में ये प्राइसेस और ऊपर जाएंगी, इसलिए को ओपेक और रशिया का आपस में जो हो सकता है कोई बातचीत हो रही है, जो मुआहिदा हो रहा हो या अंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसके बाद आउटपुट में कमी होगी। आउटपुट में कमी की वजह से प्राइसेस रीबाउंड होंगी। अब जो प्राइस तय की गई है इतने परसेंट, अराउंड 13%, उस हवाले से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम अक्सर ये बात करते रहे कि पाकिस्तान में एनर्जी के क्राइसिस है, इसको टैकल करने के हवाले से ये मुआहिदा कितना ज़्यादा सूदमंद साबित होगा पाकिस्तान की मईशत के लिए, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है अमान खान पाशा साहब ने, मारूफ बिजनेसमैन है। अमान साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। और आपके साथ तशरीफ़ में महफूज उसानी साहब, सीएनजी बिज़नेस से ताल्लुक़ है। महफूज साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। अमान साहब, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके इल्म में हो तो आज हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं मार्च 2015 जब ये बात सामने आई और अक्सर बातें हो रही थी तो मीडिया में भी ये प्रिंट हुआ और ये कह रहे थे कि जी ये जो अग्रीमेंट है इसमें कुछ चीज़ें जो लोगों को पता ही नहीं है। एक कि कीमत का नहीं पता, दूसरा कि कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट की जाएगी उसका नहीं पता, और तीसरी जो बात अक्सर
बातें हो रही थी कि जी ये माहिदा कब ख़त्म होगा, इस हवाले से कुछ नहीं पता। अब तो ये सब की सब चीज़ें सामने आ गई हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपने इब्तिदा की बड़ा मज़ा आया कि आपने मेरे ख्याल से लोगों की जो दिल और मुंह की बात है वो आज अब सुबह सुबह आपने निकाली, और मैं समझता हूँ हर आदमी अब इस पर तवज्जो रख रहा होगा कि जो गुफ्तगू है वो किस शेप पे जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बाला आखिर एक मुआहदा 12 फरवरी को एनर्जी कैबिनेट कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में डिस्क्लोज़ किया कि ये मुआहदा उन्होंने कतर के साथ किया। और जब आप मार्च 2015 की बात करते हैं तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा ऐसे खदशात पैदा हुए, अबहम हुआ कि लोगों से छुपा के एक मुआहदा किया गया और इसमें बहुत बड़ा ऐसा कोई काला है या कोई ऐसा अंडर टेबल प्राइस है जिसकी जो अवाम से छुपाई जाती रही। इसमें कोई शक नहीं है, ये $18 पर MMCBF जो है वो स्टार्ट हुआ था। फिर इसमें FOB प्राइस, FOB थी, C&F नहीं थी। C&F का एक अलग $5 से $8 रेट आता है, उसको हम नहीं डिस्कस करते, अभी हम FOB के ऊपर रहते हैं। जब मीडिया ने इसको एक्सपोज किया, बाद में फिर अपोजिशन ने भी कुछ और थोड़ा बहुत बचाया, इतना नहीं बचाया, लेकिन मीडिया को, पूरे पाकिस्तान के मीडिया को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे वक्त में जब ये मुआहदा होने जा रहा था और एक फ़ेक कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया, बाद में जब ये फेक कंपनी मतलब एक ऑफशोर कंपनी को लाया गया था जिससे पाकिस्तान का मुआहदा उससे होता और उसका कतर गैस से होता, फिर ये वो बीच में से निकालना पड़ी उनको। अच्छा, यानी डायरेक्टली जो पहले बात की जा रही थी वो डायरेक्टली कतर के साथ थी नहीं? कतर गैस तो इन्वॉल्व ही नहीं थी, बाद में आई। कोई आप जैसे कह रहे कि फेक कंपनी थी कोई, जिससे एक ऑफशोर कंपनी नई बना दी गई कतर के अंदर ही, और उसको अंदर पाकिस्तान का मुआहदा उससे होना था और उसका कतर गैस। आपके ख्याल में किसने बनाई ये? आप सबको मालूम है कि कौन सा आप कतर में रहते हैं और किसने सारी डील कराई थी। साबिका और किसी डिपार्टमेंट के चीफ भी थे। चूँकि अब मामला दूसरी तरफ टर्न ले रहे हैं तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें उस पॉइंट पे आना चाहिए जिसको इसमें आपने कहा कि क्या पाकिस्तान को फ़ायदा है कि नहीं। ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो टोटल प्रोडक्शन है वो 4000 मिलियंस पर डे की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, जबकि 6000 ये टोटल प्रोडक्शन है पाकिस्तान की, 6000 के करीब पाकिस्तान की टोटल रिक्वायरमेंट है। अगर 500 मिलियन आप मंगा भी रहे हैं कतर से, जो भी आपने मुआहदा किया है, तो तब भी आपका 1/4 25% ऑफ दी जो आप की रिक्वायरमेंट का डेफिसिट है और 75% रहेगा। कोई चूल्हों में फ़र्क नहीं आएगा, कोई आपके फर्टिलाइज़र प्लांट चलने वाले नहीं हैं। एक तो अब देखिएगा आप, देखें ना, आपकी रिक्वायरमेंट 6000 है, ठीक है, और आपकी प्रोडक्शन 4000 है, 500 और आपने इसी पाइप में डाल दिया तो 4500 हुआ ना। तो 1500 अगर आप इसको ले जाते 75% पे 1500 ले आते तो शायद मैं कहता कि चूल्हों में गैस चलती, CNG प्लांट चलते, फर्टिलाइज़र प्लांट चलते। हमने तो बेसिक बुनियादी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया कि हमने इस गैस का इस्तेमाल ही गाड़ियों में और घरों में फूंक दिया। ऑयल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, ताजिकिस्तान, ईरान, सऊदीया, कतर, दुनिया के कई ममालिक में आप देख लें कि वहाँ गैस सिलेंडर्स में इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइज़र और आपकी जितनी भी दूसरे बाई प्रोडक्ट्स हैं उसके इस्तेमाल में इसका ये इस्तेमाल होती है। हमने तो यहाँ इस्तेमाल कर दिया, वो जो होना था वो हो गया। उसके बावजूद इतने हमारे पर रिजर्व थे, अगर इसका ख्याल किया जाता तो हम इसको LNG में कन्वर्ट कर लेते, इसको लिक्विफाइड कर देते। आज से 10-15 साल पहले कई लोगों ने इसकी सजेशंस दी, लेकिन हमने इसको लिक्विफाइड नहीं किया। हम इतना कुछ कर सकते थे कि 100 साल के रिजर्व हमारे पास जमा होते हैं, वो हमने नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जो मफादात हैं, जो भी हुकूमत आती है या होती है वो अपने मफादात को देखती है, वो मुल्की मफादात को नहीं देखती, वो देखती है बैरूनी जो हमारे ज़मीनी खुदा बैठे हैं उनके मफादात को देखती है। अमेरिका आज चाहता है पूरे ज़ोर शोर के साथ कि वो किसी भी हाल में पाकिस्तान जो है ईरान की गैस लाइन के साथ ना जुड़े। इसमें IMF क्यों चाहता है? अभी अमेरिका चाहता है, अभी भी चाहता है, अभी। लेकिन अमेरिका तो वो देखिए सर, मैं आपको ओपनली कहता है, अमान साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट ओपनली कहते हैं कि ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं उनके, और वो खुद भी चाहते हैं कि ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो। आप तो ग्राउंड रियलिटी देखें ना, हम अपने साथ देखें। आप मैं आपसे
बहुत अच्छा मिलता हूँ और बड़े बगल गिरे होता हूँ पीठ पे, लेकिन असल में कुछ और है। 100% कुछ और है। ओपनली अमेरिका और यूरोप चाहता है कि हमारा मुआहदा ना हो ईरान के साथ, हम गैस पाइपलाइन ना डालें ताकि ईरान को प्रेशर में रखा जाए। आप डाल लेंगे तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा? पाकिस्तान को 4 बड़े फ़ायदे हैं। पहली बात यह है कि जब आप किसी दूसरे मुल्क से जहाज़ के अंदर गैस को लाते हैं तो आपको -170 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको चिल्ड करके लाना पड़ता है। एक बात ये तक एक्सपेंसिव होगी। एक वहाँ उसे तो गैस दे दी, चिलिंग करना आपका काम है, दैट कॉस्ट यू विल बेयर, नॉट द शिपर विल बेयर। उसके बाद जब आप यहाँ ले आते हैं, पाकिस्तान ले आते हैं, तो यहाँ पे आपको स्टोरेज फ्लोटिंग यूनिट चाहिए, फिर गैस को डी गैसिफाइड करना है, क्योंकि जब तक आप गैस को डी गैसिफाइड नहीं करेंगे वो आप उसको SSGC की स्वी गैस की पाइपलाइनों में नहीं ले जा सकते। ये अखराजात भी हमने देने हैं और जो कीमत कतर ने कोट किया फोप की है। अगर ये पाइपलाइन में लाएंगे तो ना आपको -170 डिग्री सेंटीग्रेड की चिलिंग की ज़रूरत है, ना आपको फ्लोटिंग यूनिट की ज़रूरत है, ना डी गैसिफिकेशन की ज़रूरत है। ये अखराजात बचे। वो 7 आज के हिसाब से ये जो तेल की कीमत, ये इन्होंने गैस की जो कीमत फिक्स की है ना, ये इंटरनेशनली ब्रेंट प्राइस जो होती है उसके ऊपर जो भी होगा 10 से इन्होंने कहा 15% डिस्काउंट लेंगे। आज आपको पता है ये समझ लें $37 और $40 के दरमियान घूम रही है, तो अब $7 है और ब्रेंट ने जाना ही है, जाना है आगे, ठीक है। और ऐसे सूरत इस वक्त भी ईरान में $5 का आपको पड़ता और इसके इर्द गिर्द तुर्कमेनिस्तान तो ये कितने डॉलर की पड़ेगी? ये $7 तो खाली फोप पड़ा, ये $5 पाइपलाइन में आके पड़ी। उसमें फ्रेट पे करना है, $4,30,000 पर शिप की वैल्यू कैलकुलेट की गई है कि फ्रेट पड़ेगा 50,000 टन के वजन पे, अप्रोक्सीमेटली $8.5 पर टन। तो ये आपके ऊपर एडिशन हो गया। फिर आप लाए फ्लोटिंग, $133 मिलियन का आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है LNG की सब्सिडरी है एंग्रो कॉरपोरेशन की, उसको आपने 133.50 और कोई बैंक तैयार नहीं है इसको जो है फंड करने के लिए। 30 मिलियन डॉलर दिया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, जो PSO को देगा, वो फिर कतर गैस को पे करेगा। 20 से 50 मिलियन डॉलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि CNG और दूसरे लोग स्टैंड बाई LC खोल दें। आप सोचिए स्टैंड बाई LC के क्या मायने हैं? स्टैंड बाई LC के अगर आप DLC नॉर्मल डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट खोलते हैं तो आप शिपमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट देंगे, आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। SBLC क्या होती है कि आप पहले एडवांस पेमेंट कर रहे हैं उसे, और इसके मुआहदे में है, इन्होंने क्या है कि एक मुआहदा है, टेक ले लें या छोड़ दें, लेकिन आपने पैसे पूरे देने हैं। जैसे आपने कहा ना, आप पाकिस्तान गैस ले या नहीं ले, ये जो क्लॉज है टेक और पे, क्लॉज ये आपको देना पड़ेगा। 15 साल तक आप पैसे हमें देने पड़ेंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा ना हो रिको डेक वाला हो, खाली MOU साइन किया था ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ, $8 बिलियन का उसने क्लेम किया है। अब पाकिस्तानी वहाँ पे वकील जा रहे हैं, वो महकमा डिपार्टमेंट के लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े होटलों 5 स्टार होटल में ठहरते हैं। गरीब मुल्क है भाई, कोई ऐसा वकील हो या कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव भी तो हो जो फ्री में इस मुल्क का मुकदमा लड़े। $8 अरब क्लेम किया, सिर्फ MOU साइन किया था, और अभी वो कह रहे हैं कि $2 से $3 बिलियन में फैसला हो जाएगा। भाई उस कंपनी ने दिया क्या? कोई LC दी, कोई बैंक गारंटी दी, खाली एक MOU साइन करवाया गया, तो उसमें इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया, $8 अरब मांग रहे हैं और हमारे लोग उसको निगोशिएट कर रहे हैं। तो इसी तरह ऐसा ना हो कि ये मुआहदा भी आपके गले आ जाए, और आना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इंटरनेशनल आज भी आपने $5 अरब में $5 में आपको ईरान दे रहा है पाइपलाइन में डाल के, और आप साथ में ला रहे हैं, जबकि आपको उसमें दीगर अखराजात पड़ने हैं, फ्रेट चार्जेस पड़ने हैं, चिलिंग के कॉस्ट पड़नी है, यहाँ आके फ्लोटिंग यूनिट को देना है, डिगैसिफिकेशन करनी है, तो उसको पाइपलाइन में डालना है। कितने अखराजात हैं? जिस कंपनी को आपने इसको LNG को दिया है, वो आप क्या समझ रहे हैं कि उसकी भी तो कॉस्ट आएगी। फिर कौन जानता है कि ये मुआहदा, अगर गवर्नमेंट कहती है कि ये मुआहदा स्मूथ और शफाफ हुआ है, तो आप देखें बड़े बड़े इसके अंदर, सबसे पहले तो मुझे याद है वो मार्च के बाद जो है सेक्रेटरी पेट्रोलियम एजाज चौधरी साहब आड़े बन गए। वो कई उन्होंने कोशिश की किस मुआहदे के खिलाफ ना होने जाए इसी मुआहदे पर, और उनको फायर किया गया। ओगरा ने भी मुखालफत की, और 3 इसी से मुताल्लिक़ बड़े उनके चीफ्स ने, CEOs ने इस्तीफे दिए, जिसमें सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड के सरबराह ने इस्तीफा दिया, पावर परचेज एजेंसी के जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव उसने इस्तीफा दिया, इसी तरह हमारी
जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, इस गैस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के चीफ ने उसका इस्तीफा दिया, तो कैसे गवर्नमेंट कहती है कि सारा कुछ स्मूथ हो गया? स्मूथ हुआ जब आपने सब लोगों को हटा दिया, जब लोगों को हटाया आपने। ये तो फैक्ट्स हैं, ये दुनिया जानती है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, ये सब लोग देखते रहे। जब प्रेशर पड़ा तो उसके बाद ये कहानी आई, और इसके बावजूद भी आज हम कोई कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं खड़े हुए। अमेरिका प्रेशर दे रहा है, यूरोप प्रेशर दे रहा है, भाई हमें अपने मुल्क की मफादात को देखना चाहिए। अमेरिका हमें किस हवाले से प्रेशर दे रहा है? वो चाहते हैं ईरान के साथ हम ना करें, ईरान से अमेरिका चाहता है कि हम कतर के साथ करें, और ये जो अमेरिका वाज़ेह तौर पे कहता है कतर से कहें, मुल्क का नाम लेकर कहता है कतर के साथ कहें। तो ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ है, आप नहीं समझते कि इससे हमारे मुल्क को, अगर वो हमसे अच्छा है, अमेरिका या कतर दोनों अच्छे हैं, तो कम से कम ये क्लॉज करने लगाए ना कि 15 साल का हमारे पर तलवार लटका दी, हमें हर सूरत में ये लेना ही लेना है। टेक और पे वाली क्लॉज नहीं होना चाहिए, स्टैंड बाय एलसी की क्लास नहीं होना चाहिए। स्टैंड बाय एलसी हमारा जैसा गरीब मुल्क क्या उसको बर्दाश्त कर सकता है कि हम एडवांस पेमेंट में उसको SBLC दे दें? आप दुनिया में कहीं चले जाएं, यूरिया की डील कर लें, गंदम की डील कर लें, शुगर की डील कर लें, लोहे की डील कर लें, आप यूजैन सेल्सी 1 साल की खोलते हैं, ठीक है, यूजैन सेल्सी खोलते हैं। आज आप खोलने जा रहे हैं SBLC, और जब SBLC किसी भी कमोडिटी भी खोली जाती है तो उसके रेट 50 से 40% मार्केट से कम होते हैं। महफूज साहब, अमानुल्लाह पराचा साहब ने तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हर चीज़ बता दी और बड़ी हिस्टोरिक फिगर्स भी दे दी। आप क्या समझते हैं कि अमानुल्लाह खान साहब कोई सियासी बयान दे रहे हैं, या आप भी एग्री करते हैं एज ए बिजनेसमैन कि वाकई ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ, देखें बाय एंड लार्ज तो ये ख्याल किया जा रहा है ना, और जो हम भी समझते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी ये समझता हूँ, आई मे और मे नॉट बी राइट, मैं भी ये समझता हूँ कि ये अग्रीमेंट पाकिस्तान को हेल्प आउट करेगा। हो सकता है कि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं हो जो जैसे अमानुल्लाह खान साहब ने अभी यहाँ बयान किया। आप समझते हैं कि ये जो अग्रीमेंट, देखिए बाय एंड लार्ज तो अगर हम बात करें तो हम अक्सर हर बंदा इसी का रोना होता है कि जी एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी डेफिशिएंसी है, एनर्जी की कमी की वजह से हमारी इकॉनमी को 2 से 4% हर साल खमियाजा भुगतना पड़ता है। अगर हम बात करें 2% की भी बात करें तो कम से कम रफली स्पीकिंग कोई $3 बिलियन अमेरिकन का नुकसान उठाना पड़ रहा है हमारी मईशत को एनर्जी के ना होने की वजह से। अगर ये इम्पोर्ट हो रहा है तो दिस इज समथिंग गुड, डू यू एग्री विद दैट? देखें, मसला ये है कि हम जब पानी सर से गुजर जाता है ना तो फिर हम चौंकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पराचा साहब ने जैसे कहा कि हमारे पास, नहीं पहले इसको एक्सप्लेन करें कि जब पानी देखें बात ये है कि आपके पास जब एनर्जी नहीं है। अमान साहब आप क्या समझे इससे कि जब पानी सर से गुजर जाता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इनके साथ मुत्तफिक हूं। जब आपके हमेशा हमारा काम यही रहा है कि जब भी मामला चाहे वो दिफाई हो, चाहे अमन के मसले हों, सर आप कोई भी मसला हो, हमेशा पानी सर पर से गुजरेगा, हमारे लोग जो जाके। आप IPP देख लें, आप RPP देख लें, आप सारे इस किस्म की जितनी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, चाहे वो जरदारी साहब की गवर्नमेंट हो, बेनज़ीर साहिबा की गवर्नमेंट हो, उससे पहले की गवर्नमेंट हो, हमने काम तब किया है जब उस काम का काम उतर चुका हो। यही नहीं सर, यही नहीं है। अब बात यह है कि आपके पास अगर कोई वायबल सॉल्यूशंस थे तो आपने वायबल सॉल्यूशन पे आपने काम नहीं किया, जिन पे आपको एक्सप्लोरेशन करनी थी, जिन पे इन्वेस्टमेंट करनी थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही बनानी थी, इंटरनेशनल कंपनीज़ को लाना था, उन्होंने एक्सप्लोरेशन करनी थी, आपको एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें लगानी थी, पावर जनरेशन एनर्जी एफिशिएंट लगानी थी, ये सारी चीज़ों पर काम करना था। आपने 10, 15, 20 साल से कोई काम नहीं किया। अब आप आए कि जी एक ऐसी चीज़ ले आए जो 6 महीने में लग जाए, बिल्कुल सही बात है, LNG आ जाती है 6 महीने में। एक आप फ्लोटिंग प्लांट ले आए, 6 महीने में इंस्टॉल हो जाता है, डीगैसिफिकेशन प्लांट लग जाता है, LNG आप किसी से भी स्पॉट पे ले लें। आप 15 साल 20 साल के सौदे क्यों कर रहे हैं? देखिए सबसे बड़ा एतराज़ मुझे, ये एग्रीमेंट स्पॉट परचेज एग्रीमेंट है, ये सारा जापान सबसे बड़ी परचेजिंग करता है, ये मैं डॉक्यूमेंट लाया हूँ, सब स्पॉट परचेजिंग होती है। आज के क्या रेट हैं उस पर होता है, कल के क्या रेट हैं उस पर होता है। जब आपकी एक सिचुएशन डाउन, देखें दुनिया में इस वक्त गैस की जो है वो प्रोडक्शन बढ़ रही है, आगे शेल गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं और उसकी जो यूटिलिटी है वो कम हो रही है। जापान इस वक्त 100 मिलियन जो है वो मेट्रिक टन पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। वो कहाँ से इंपोर्ट करते हैं जापान? कतर से। और जो प्राइस और 22 दिन में पहुंचता है और प्राइस उसकी उससे कम है, उसको C&F में दे रहा है।
इसी प्राइस ये सब C&F की वैल्यूज है, ये मैं लाया हूँ C&F की वैल्यूज, ये लैंडेड कॉस्ट, ये लैंडेड कॉस्ट। ये करेक्ट कर दीजिएगा, पाकिस्तानी फॉर्म है और बाकी किसी नहीं, ये नहीं वो फॉर्म है, लेकिन मैं आपको लैंडेड कॉस्ट बता रहा हूँ कि लैंडेड पाकिस्तानी वाकई फॉर्म है, वो फॉर्म देखें। अच्छा नहीं ये बात नहीं है, इसलिए अभी आप देख रहे हैं ना $4.5 लाख आप $4,30,000 पर 50,000 टन के वेसल को दे रहे हैं, जो कि कैरी करेगा गैस को वहां से यहाँ तक पोर्ट कासम तक, तो फिर ये फोब ही है ना, उसमें ये फ्रेट ऐड होगा, क्लियर है, फ्रेट एंड बोर्ड प्राइस इज। साहब मैं थोड़ा इधर क्लियरिफिकेशन कर दूं, $4.83 की पर जो है वो आपकी MMBTU जो गैस है, ठीक, वो इस कॉस्ट इफेक्टिव इन मार्च, यानी ब्रेंट ऑयल के जो इस वक्त सौदे $44-45 पर बैरल चल रहे हैं, उसके अगर आप 13.5% करेंगे तो आपको ये वैल्यू आएगी 4.84। ठीक है। जब आप मई में जाएंगे तो ब्रेंट ऑयल की जो वैल्यू होगी उससे आप 13 इस तरीके से उन्होंने 16 साल का एग्रीमेंट किया है, $1 बिलियन पर ईयर के हिसाब से आप गैस खरीदेंगे। 13 मिलियन जो मैट्रिक टन है वो आपकी जो है पर ईयर वो आपकी आएगी। अब देखिए इशू ये है कि आपने बिल्कुल सही किया, इस सूरत हाल में यही किया जा सकता था, यानी हुकूमत का जो फैसला है ये सही है इस वक्त के लिहाज से, जो मौजूदा सूरत हाल है, बिल्कुल ठीक फैसला है। एनर्जी आपकी वैसे ही सर्दियों में वो ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, आपने सर्दियों में आपने सौदा भी कर दिया। चलिए एक और सवाल का जवाब दे दें कि मार्च 2015 में जब ये बात सामने आई, सब हम बात कर रहे थे, तो लोग ये कह रहे थे कि जी कोशिश करें कि सर्दियाँ आने से पहले पहले LNG आ जाए। वो जो LNG आई वो ठीक फैसला था? देखिए एक तो बात यह है कि सर्दियों में प्राइस बढ़ जाती है गैस की, इंटरनेशनल बढ़ जाती है, तो ये वैसे यूँ अगर सोचे तो सौदा जो है वो गलत टाइम पे किया गया। लेकिन बात इशू ये है कि एक लॉलीपॉप दिया गया है मेरे हिसाब से, कि आपको एक छोटा सा दिखाया गया ट्रेलर के जी 4.84 सेंट जो है वो हम आपको पर जो है वो यूनिट दे रहे हैं गैस। नहीं, ये लॉलीपॉप किसको दिखाया गया? ये लॉलीपॉप हुकूमत ने अवाम को दिखाया या हुकूमत को? नहीं, अब देखिए सैफुर रहमान साहब, यार मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सॉरी, 65% इसमें वो गैस ये कह रहे हैं हम IPPs को दे देंगे और सब्सिडाइज प्राइस में देंगे। ऑलरेडी अगर आप सर आप कंटिन्यू करिए, इसको जब दे रहे हैं तो IPPs को क्यों दे रहे हैं आप उसको सब्सिडाइज करके? ऑलरेडी वो क्या पाकिस्तानी का खून नहीं चूस रहे? जिस तरीके से बेईमानी कर रहे हैं वो, जो अगर आप देखें हमारी रिक्वायरमेंट 16,000 मेगावाट की है, 20-22 हज़ार मेगावाट के हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्शन होती है, तो और फिर भी हमारी लोड शेडिंग है पूरे पाकिस्तान में। फिर उन जालमों को फिर आप सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं, ये कौन सा इंसाफ है? वो तो अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं, अरबों डॉलर पाकिस्तान से वहाँ बाहर ले गए। KEC क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक ने अरबों डॉलर पाकिस्तान से बाहर, क्या इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने? आप जिस जुल्म की बात करें इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अमानुल्लाह पराचा साहब, महफूज हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करें LNG इम्पोर्ट डील के हवाले से। वक्त का ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। LNG इम्पोर्ट के हवाले से हम बात करें। ब्रेक पर जाने से पहले अमानुल्लाह खान पराचा साहब ने कहा कि ये जुल्म की इंतहा, कैसे एलिब्रेट करेंगे इसको? देखिए पराचा साहब का इशारा यूँ है कि मैं समझता हूँ कि आप जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे मिनिस्टर हैं, जो जिनकी खुद ब्लू एयरलाइन है, एयर ब्लू है, और सेनेटर सैफुर रहमान साहब का भी आपको मुस्तकबिल भी उसका जो माजी है वो भी पता है कि सेनेटर भी रहे और फिर नैब के वो भी रहे, रेफरेंसेस भी बने, और जरदारी साहब के, फिर जरदारी साहब वालों की गवर्नमेंट में ये कतर में भी उन्हीं के साथ रहे, और फिर कतर में जो है वो अपना बिजनेस भी करते हैं, और फिर उसके बाद जो मेमो साइन हुए तो उसमें ये एक अगर बिजनेसमैन भी थे तो फिर वो पीछे जो है उसमें जो वहाँ पार्टिसिपेंट्स होते थे उसमें होते थे। फिर ये अभी भी अगर जो डील हुई है तो उसमें भी हमने उनके तस्वीरें जो है वो बिल्कुल एक प्रोमिनेंट पोजीशन पे देखी, तो उससे पता लगता है कितनी शफाफ डील है, उससे पता लगता है कितनी शफाफ। लेकिन उनको तो मैंने ये सुना है ये कहते हुए, कोई कहते हैं कि जी मेरा जो बेसिकली एम है ना वो तो है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी हो, बाहर से सरमायाकारी, तो खुद अपना सरमाया ले आए ना, खुद कतर में क्यों बैठे हुए हैं? देखें मैं इस चीज़ को देखें, मैं एक देखें ऐसे तो वो हमारे जो चाइना कॉरिडोर बन रहा है उसमें भी बात करें, अमल करके भी दिखाएं, उसमें भी उनकी है। आप फैक्ट्री लगा के बैठे हैं लंदन में और कतर में और सऊदीया में और दुबई में, और दूसरों को नसीहत कर रहे हैं, वो डेलीगेशन जा रहे हैं कि पाकिस्तान में सरमाया करो, कि सरमायाकारी करें, अमल अपना करके दिखाएं। आप इतने बड़े पाकिस्तानी बनते हैं, अरबों रुपए आपने पाकिस्तान से लूटा है, ले आओ पाकिस्तान में लगाओ, इस गरीब मुल्क को तुम्हारी ज़रूरत है, खून निचोड़ के तुम बाहर ले गए हो,
ये भी तो आप बताएं इनको, इस कौम को, कि एक कमर्शियल कंसल्टेंट हायर किया गया जो कि जिसका नाम है फैक्ट ग्लोबल एनर्जी, जी हाँ, और एक कानूनी मशीर लिए गए वाटसन फर्ले एंड विलियम्स LLP जो इंग्लिश फर्म है, जो USAID ने पाकिस्तान पे इम्पोज करवाया, जिसके इसके दोनों के चार्जेस किसने दिए हैं, ये नहीं ऐड करेंगे आप। जिसको तो छुपाया गया। देखिए इशू ये भी है, तो ये फिर जो दूसरे पार्लियामेंटेरियन से क्या क्या इस चीज़ को आप नहीं समझते कि पार्लियामेंट में ले जाएगा वो जो देखिए मैं आपको बताऊं, जो ड्राफ्ट है जो साइन हुआ है, क्या वो पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया या जो फाइनल डील नहीं हुआ? नहीं, कभी भी डील नहीं। ये ठीक कह रहे हैं, वो कभी एनर्जी की जो हमारी कमेटी है ना, हमारी एनर्जी कमेटी है, उसको 12 फरवरी में वो लेकर आ गए। ठीक किया, एक हमारी आइन की शिक है कि अगर आप जो कमेटीज़ बनी हैं उसके ज़रिए लाते हैं, लेकिन फिर लेके जाते हैं, इनकी बात ठीक है। पार्लियामेंट में शोर होगा तो बहुत हुआ, मिनिस्टर को बहुत उन्होंने इल फील किया कि अपोजिशन ने बौछाड़ कर दी, सवालों के जवाब तो उनके पास थे ही नहीं। शायद अब्बासी साहब, ये तो कुदरती पैसे, ये जो है इसके रेट नीचे आ गए, इंटरनेशनल आलमी तेल की मंडी में कीमतें कम होने की वजह से आज आप $7 पर MMCBF दिखा रहे हैं पर डे की। अगर आज वही रेट रहते तो ये तो $18 फोप प्राइस थी इनके पास। और आप ये देखें ना, अगर उस वक्त $27 अरब दे रहे थे 15 साल में, आज 21 दे रहे हैं, तो $6 अरब का तो खांचा रहा ना, ये कहाँ गया? कली साहब देखिए, दूसरा इशू आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करें, सिंपल सी कैलकुलेशन है। दूसरा इशू ये है कि $27 अरब दे रहे थे 15 साल में, आज 21 दे रहे हैं, तो ये $6 अरब कहाँ गया? कौन ले रहा था? किसने एक्सपोज किया? कैसे फिर ये वापस हुआ? कोई पूछने वाला नहीं है। इट्स अ क्वेश्चन। देखिए बात ये है कि चूना तो लगेगा, अगर जरदारी साहब होते तो शायद कत्था भी लगता। अब मसला ये है कि हम जो सूरताल जो कर रहे हैं उसमें हम यूँ हैं कि बहुत बुरी सिचुएशन में हैं, हम एनर्जी स्टार्विंग भी हैं, तो हमारे लिए ये एक जो है एक तरीके की ब्लेसिंग भी है कि हमारे फ़ौरन जो है वो गैस मिल जाएगी। इसलिए कि लेकिन जब आप ऐसी सिचुएशन में जब आप डील करते हैं, जब आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप स्टार्विंग हो, तो उमूमन ये होता है कि जो देने वाला होता है वो आपके साथ धोखा करता है। कहने का मकसद ये है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, इसमें इतने लंबे अरसे की डील क्यों की गई है? कतर को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगले 3-4 साल में गैस की वैल्यू कम हो जाएगी, और क्योंकि डिमांड कम हो रही है तो उनको तो आपने बहुत अच्छी डील कर दी कि उनको आपने 15-16 साल की आपने डील दे दी। अच्छा ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि देखिए इस तरह की डील कतर के साथ तो इंडिया ने भी की थी ना 2001 में। उन्होंने लॉन्ग टर्म नहीं की। 2001 बात सही कही है। उस वक्त उन्होंने जब पाकिस्तान $18 में कर रहा था, उस वक्त उन्होंने $9 में किया इंडिया ने। आज इंडिया $6 पर है और हम अभी 7 पे करके आए। नहीं, लेकिन जो अखबार में वो प्रिंट हो रहा है वो तो है कि $5.35 पर MMBTU। टोटल जो हमारे पास आएगी वो कितने में आएगी? हमारे पास $7 से अबव होगी, $7 प्लस, अदर देन चिलिंग कॉस्ट प्लस आपका जो यहाँ पे फ्लोटिंग यूनिट के चार्ज, तो सस्ती नहीं होगी। कैसे होगी? देखिए बात ये है, इस वक्त भी जो है वो आपके IPPs को जो वो जो अपनी फर्टिलाइज़र को दे रहा है, ओगरा जो प्राइस की है वो तकरीबन $7.5 की है, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, सब्सिडाइज। उसके बाद आपकी जो टेक्सटाइल को दी है वो तकरीबन $10 के करीब दे रहे हैं। उसके बाद जो CNG सेक्टर को अप्रूव किए $12 अप्रूव किए। अच्छा, इसमें जो आवाम के साथ लिंक्ड है CNG, उसको तो देना आप। घरेलू और जो अरबापति खरबापति ताजर बना हुआ है, इंडस्ट्रियलिस्ट बना हुआ है, जिसने पाकिस्तान के ऐसे हालात में जब वो IPPs को देख ले, IPPs को ने क्या नहीं किया, क्या किया इस मुल्क के लिए, मुझे बता दें। क्या उसने क्या, जब भी हुकूमत प्रेशर में आई IPPs की वजह से, आवाम का प्रेशर आया, उन्होंने बिजली की प्रोडक्शन बंद कर दी। क्या बिजली का हकीकत बहनों में आपके मुल्क में लोड शेडिंग है? नहीं है, ये IPPs का प्रेशर है। रमज़ान में आप देख लें, आप लोड शेडिंग, हुकूमत क्यों कहती है लोड शेडिंग नहीं होगी? क्या मतलब हुआ कि आपका बाई बैक में प्रोडक्शन मौजूद है, तो रोका गया है? अमान साहब, फिर तो अगर ये देखा जाए तो ये जो हम बात करते हैं कि वो बिजली पैदा करने वाले प्लांट जो बंद पड़े हुए, LNG आएगी और उनको जब
ये गैस मुहैया होगी, तो फिर तो जनरेशन होगी, ये तो फिर बेहतर चीज़ नहीं है सर। जनरेशन होना और बात है, जनरेशन ना करना और बात है। वो नहीं करना चाहते, गैस अवेलेबल है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। गैस अवेलेबल था, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग यूनिट थे या कोल प्रोड्यूसिंग यूनिट थे, उन्होंने नहीं चलाए, थर्मल यूनिट्स को चलाया। यही बात है महफूज साहब। और सीएनजी जो बन रहे थे वो भी को बर्बाद जबरदस्ती बंद। आज आप, मैं अभी टूर पे गया था पूरे पंजाब में और पूरे सिंध में, सीएनजी स्टेशंस के ऊपर ताले लगे हुए हैं, वो उजाड़ हो गए हैं। ये वो चीज़ें हैं जो सस्ते आवाम को सस्ती चीज़ मिला करती थी, और वो अब कुछ किसी सबकी गाड़ियाँ बर्बाद हो गई। गैस सिलेंडर लगाए हुए थे, करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग सीएनजी वालों ने की थी, जिनके नुमाइंदे हैं, तो इनको बोलना चाहिए कि ये बोले। तो इसी पे सवाल करते हैं। जैसे अमान साहब ने कहा कि आईपीपीज जो है वो बाय लार्ज खुद ही वो बंद करते हैं, तो बिल्कुल ये और अभी तक मैं एक बात बताऊं, अभी तक पेट्रोलियम एसोसिएशन के साथ इस एलएनजी के बारे में और ना सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको आप कहते हैं, इन दोनों के नुमाइंदों को बुलाकर अभी तक रेट फाइनलाइज नहीं किए गए। इनका ख्याल ये है कि रिटेलर्स को जो है, ये दोनों जो जहाज आ रहे हैं मार्च में, ये दोनों रिटेलर्स को भी दे दिए जाए। इनका प्रोग्राम है 2 जहाज अब आएँ, फिर 4 आएँ, फिर 6 आएँ। तो अभी तक ये तय नहीं हुआ कि इनके साथ इनका तय ही नहीं हो सका मायदा कि रिटेलर्स कैसे बेचेंगे। यही बात है। देखें, पहली बात बिल्कुल यही बात है। पहली बात यह है कि जितने भी हमारे इस वक्त सियासतदान हैं वो सब बिलियनर ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। दे ऑल आर $1 बिलियन, मोर देन $1 बिलियन, अरब डॉलर्स में, तो रुपयों में तो खरबपति हुए। देखें, उनका शायद मोटो यही हो गया है कि लोगों को इस तरीके से बता के ख़ुद का फ़ायदा लिया जाए, यानी हर चीज़ की वो आर्टिफिशियल जो है वो एक शॉर्टेज प्रोड्यूस करते हैं। मैं आपको अभी रिसेंटली बताऊं कि सीएनजी सिंध में 3 दिन सीएनजी बंद होती थी, 4 दिन सीएनजी चलती थी। हम जब महीने की पूरी कैलकुलेशन एसएसडीसी की करते थे तो वो जो कंजम्पशन होती थी वो उतनी होती थी जितनी हम 7 दिन में चलाते हैं। यानी जो रिक्वायरमेंट है वो तो लोग 7 दिन में वही, आज पर डे जो हमारी सेल हो रही है वो उस हिसाब से 50% हो गई है। मिसाल तभी 100 किलोग्राम हो रही थी, तो आज अगर 7 दिन चल रही है तो 50 किलो, यानी सिर्फ लोगों को लाइन में खड़ा करके उनकी तमाशा बना के उसको खुशी फील होती थी, या उसको वो सिनारियो बनाना कि जी आप इस चीज़ में आपके पास, जैसे प्राचा साहब कह रहे हैं कि बिजली हमारे पास आज से 15 साल पहले 24,000 मेगावाट की इंस्टॉलेशन थी। फिर आईपीपीज के बाद जब आपने मुआहदे किए, कैपेसिटी तो अब भी है, लेकिन सर वजह ये है वो ब्लैकमेल करके पैसे चार्ज करते हैं आईपीपीज के। इलेक्ट्रिक को देखें कि वो वापडा से ले रहा है, कैपेसिटी देखें इसी तरह। और आप आईपीपीज जितने हैं, आपने मेंटेनेंस नहीं की, आपने कैपेसिटी तबाह कर, लाइन लॉसेस वगैरह, ये कई बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन आईपीपी जैसे हमारे सानी साहब ने कहा कि 24,000 मेगावाट हमारे पास बिजली है, अब ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। आप हुकूमत ने कई दफ़ा आपने देखा और आईपीपीज देखा कि अब फलां दिन में 12 रबी अव्वल को या रमज़ान में हम लोड शेडिंग नहीं करेंगे। क्या मतलब? आवाम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास पावर हाउसेस नहीं है, शायद प्रोडक्शन नहीं है। उनको ये दिखाया गया कि पिछली हुकूमतों ने काम नहीं किया। भाई उनकी बात छोड़ें, आप आईपीपीस को फोर्स करें, वरना उनके प्लांट्स को आप नेशनलाइज कर लें, कौमिया लें कि भाई हमारे आवाम अगर वो भूखे मर रहे हैं उनको आप दबा रहे हैं। उनके छोटी छोटी लोगों की फैक्ट्रियां हैं, घरों में कॉटेज इंडस्ट्रीज है, कारखाने छोटे मोटे हैं, सब बंद पड़े हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में बंद पड़े हुए हैं। किस चीज़ में अताब ना, इनकी वजह से आईपीपीज वालों के घर जाके देखें, उनकी फैक्ट्रियां देखें, उनके रहन सहन के तरीके देखें। कल तक कुश्ती था, आज कितना अरबों डॉलर तुमने पाकिस्तान से कमाया, तो खौफे खुदा करो ना। आज पाकिस्तान के ऊपर बात आ पड़ी है तो आप भी ताउन करें ना। बिल्कुल, आप तेल तो पाकिस्तान की हुकूमत से लेते हैं, आप वेवर भी करवाते हैं, नए नए एसआरओज भी अपने लिए इशूज करवाते हैं अपने मफादात के लिए। पाकिस्तान के अवाम का क्या मफाद है? देखिए गैस का मफाद है पाकिस्तान का अवाम का। गैस का मैं इशू आपको बताऊं, आज हम मिसाल तौर पे $4.5 में ले रहे हैं, लेकिन 2 साल के बाद अगर सूरत तब्दील होती है और गैस की प्राइसेस कम हो जाती है ब्रेंट के मुकाबले में, क्योंकि अगर ऑयल हो सकता है, ऑयल की ये तो कोई सर्टेनिटी नहीं है। अगर जापान जैसा मुल्क स्पॉट सौदे कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो फ्यूचर है वो इतनी डेफिनेट नहीं है कि आप 15 साल की जो है वो प्लानिंग करके लेके जाए। इसका मतलब तो ये कि फिर देखें, इसका मतलब तो ये है कल अगर नहीं, कल देखें, सवाल पूछने इसका मतलब ये कि जैसे आपने कहा कि जब जापान जैसा जो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, जब जापान जैसा मुल्क स्पॉट सौदे कर रहा है, तो अगर हमने कर लिए
हमने तो लॉन्ग टर्म किया नहीं कि हमने लॉन्ग टर्म वायदे जो आपने कहा कि 21 अरब डॉलर हमने पे करने नहीं, स्पॉट मींस डेली 21 अरब डॉलर आपने पे करने हैं 15 साल में। अच्छा देखें, तो लॉन्ग टर्म डील हुई है, देखें शॉर्ट टर्म जापान डील के नहीं साथ है। स्पॉट सौदे तो हैं लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं है। स्पॉट सौदा होता होना हमारे चाहिए। स्पॉट सौदे हैं। अच्छा नहीं, स्पॉट सौदा क्या होता है? हम लॉन्ग टर्म पे गए स्पॉट हुए नहीं हैं। है। हमारा स्पॉट नहीं है, ठीक है। हम लॉन्ग टर्म पे गए हुए हैं। अभी क्या होता है? स्पॉट परचेज की बात दूसरी बात नहीं, स्पॉट परचेज में बता रहा हूँ, जापान जैसा मुल्क स्पॉट ठीक परचेज कर रहा है, है। हमारा स्पॉट परचेज नहीं है। हमारा नहीं, हमारा लॉन्ग टर्म है। हमें कोई हमारा जरूरत लॉन्ग नहीं टर्म थी। विद इन 15 ईयर वी हैव टू पे 21 बिलियन डॉलर हमने पे करना हमें है। कोई जरूरत नहीं थी परचेज और पे, हमें कोई जरूरत नहीं थी लॉन्ग टर्म पे। आप किसी को स्पॉट पे जाना चाहिए था। हम स्पॉट पे जाते, वो ज्यादा बेनिफिशियल था। देखें रीजन ये है, कोई बायर लॉन्ग टर्म कोई बायर लॉन्ग टर्म डील किसी भी सप्लायर से साथ नहीं करता। कपड़े का मामूली कपड़ा, चलिए, अब ये आप शर्ट होती है ना शर्ट, हाँ, हाँ। किसी को कहो ना यहाँ के क्या हमारे साथ लॉन्ग टर्म साइन कर दे विल नॉट नहीं डू इट। करते। अच्छा ये बता दें कि आपके इल्म में भी है कि हम सब जानते हैं कि जुलाई अगस्त 2008 की हम बात कर लेते हैं तो ऑयल प्राइसेस $147 फी बैरल तक पहुंच गई थी और उस वक्त हम बात करते थे कि ये $200 फी बैरल तक पहुंच सकती हैं। अब हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस में रीबाउंड आ रहा है। अगर ये ऑयल प्राइसेस $150 फी बैरल तक पहुंचती हैं तो ये प्राइस हमें क्या पे करनी पड़ेगी? ये प्राइस हमें दोबारा 13% ऑफ ब्रेंट क्रूड ऑयल पे जाना हमारा ये कितनी जो पड़ेगी? एवरेज ये हमें प्राइस है ना, पड़ेगी $150 का। आप 13% ये ऐसा होता है कि जो एवरेज प्राइस होगी 3 दिन लोडिंग से पहले, और दुनिया में ऐसी कहीं प्राइस नहीं है। इस प्राइस तरह ऐसी होगी। दुनिया आज आप महंगी ले रहे हो $2, दुनिया ने खुद कल को आप फिर महंगी लोगे। उससे ये अटैच जो नहीं 3 किया। आपका जो एवरेज होता है लोडिंग से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद की जो इंटरनेशनल ब्रांड प्राइस होगी उस पर आप ऐड करोगे, -10 to 15% दोगे। बड़े से बड़ा बायर जो होता है, बीच में ब्रोकरेज जो होती है वो 15-20% की हो जाती है। तो ये कौन सा पाकिस्तान के लिए बेहतर मुआहदा हुआ? देखिए मैं आपको सूरत बताऊं। फिर दूसरी बात यह है कि इसके ड्राफ्ट में हमारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, हमारी लायबिलिटीज़ क्या है, हमें कौन कौन सी पेनल्टीज लगी हुई हैं। अगर हम इतनी क्वांटिटी इतने दिनों में नहीं उठाते तो क्या हमें इतनी पेनल्टी देनी होगी? $500 मिलियन पर डे देना है, काम है या नहीं है? एवरी डे यू हैव टू पे $500 मिलियन। ये गरीब आवाम 18 करोड़ आवाम सुन लें, $500 मिलियन तुम लोग रोजाना दोगे। LNG टर्मिनल $200 मिलियन, ठीक है सर, फिर LNG टर्मिनल $200 मिलियन पर डे। अगर इवन आपका 1 किलोग्राम भी LNG जाए या ना जाए, $500 मिलियन आप पे करेंगे। 200 सर, 200 500 सर, इट इज अ फैक्ट। ये उनके मुआहदे में $500 मिलियन पर डे की उसका आपने दी नहीं है, सॉरी $5 मिलियन, नॉट 500, $5 मिलियन पर डे देना है। $5 मिलियन $5 मिलियन आपने पर डे देना है, कुछ भी हो। तो $5 मिलियन का हम अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए बात की बातें कर रहे हैं हम, जो है नई नई स्कीमें ला रहे हैं, बात ये है कि लाने के लिए गवर्नमेंट खुद तो करे कुछ। ये जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इनकी डिटेल देखनी पड़ेगी। इनकी डिटेल में देखें, जब मैं आपके साथ एक सौदा करता हूँ, सामने नहीं आई, मैं आपसे सौदा करता हूँ। आज मिसाल तौर पे मैं गंदम की प्राइस जो है वो 1300 रुपये चल रही है। मैं कहता हूँ जी आप खलील साहब मेरे से ले लें, 3 साल के लिए एग्रीमेंट कर लेते हैं। आज मैं आपको देता हूँ 200 रुपये मन। आप तो खुश हो गए थे, 200 रुपये मन मिल गया। उसके बाद मैंने आपसे एग्रीमेंट सही करा लिया, उस पर मैंने लिखा है कि 10% एवरी मंथ बढ़ेगा। अब पता चला कि आप 12 मंथ के बाद तो आपने फिर जो मुझे मार्केट रेट है उससे आप ज़्यादा दे, और फिर मैंने लिखा है कि अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आप मुझे 2000 रुपये मन के हिसाब से वापस करेंगे पैसे। ये वही काम है जो तो आपको मैंने ये दिखाया, रेकोडेक में ऑस्ट्रेलियन कंपनी के तभी साथ मैंने कहा कि मुआहदा साइन किया था कि अगर आपने ये काम नहीं, पाकिस्तान गवर्नमेंट किसी वजह से डिविएट करती है तो वो उसने $8 अरब लिखवा लिए, $8 अरब। और अब हमारे लोग जा रहे हैं और उसको 2 बिलियन और 3 बिलियन में नेगोशिएट कर रहे हैं। तो ये इनकी बात में वजन है ना, बात कि आपको कोई चीज़ आप एडवांस सौदा कर रहे हैं तो और उनको तो आपने सेव कर लिया सेलर को। व्हाट अबाउट ये गरीब मुल्क? अगर हम ना करते तो हमारे पास कोई ऑप्शन थी? हमारे पास ईरान गैस पाइपलाइन कर लेते ना भाई, आपके पास तो उसने तो सरहद तक पाइपलाइन पहुंचा दी है। आप अपना काम करें ना, थोड़ा सा फासला है, सुई के साथ अपने अटैच करना है। अच्छा देखें सूरत ये है कि कल अगर टप्पी का मुआहदा कंप्लीट होता है और ईरान आपकी तुर्कमेनिस्तान की गैस आपके पास पहुंचती है, कल ईरान से भी सारी चीज़ें तय हो जाती है, ईरान की गैस आपके पास पहुंचती है। अब भी फराचा साहब ने कहा इस वक्त भी LNG उन दोनों ऑप्शन से महंगी है। और फिर आपको हमने बताया कैलकुलेशन कि अगर जब गैसिफिकेशन के बाद जब वो लाइनों में जाती है, लॉसेस के बाद, इसके बाद तकरीबन दुगनी प्राइस हो जाती है। कहाँ $6, $4, कहाँ $12 पर पहुँच जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर वो गैस आ जाती है फिर भी हम इनसे बॉन्ड होंगे अगले 3-4 साल के बाद भी, हमें ये तो लेनी पड़ेगी।
इसका मतलब है कि हम वो ऑप्शन तर्क करना पड़ेगा हमें, और हमें ये $5 मिलियन देते रहिए आप वायदा तो कर ये रहे हैं। एनर्जी कॉरिडोर नहीं है आपके ख्याल में? मैं समझता हूं कि ये हम अगर करते भी और कम प्राइस के चक्कर में करते तो 1 साल 2 साल से ऊपर का मुआहदा नहीं होना चाहिए था। दूसरा ये कि अगर आपको जैसे मॉनिटरिंग के लिए आप एक यूनिट बना लेते, वो स्पॉट की मॉनिटरिंग करता और स्पॉट के 1 2 3 4 दिन के सौदे करता, हफ्ते के 10 दिन के सौदे होते, आपके पास ब्राउजर्स आते, ऑफलोड होते, आप दूसरे भी फर्टिलाइजर को भी ओपन छोड़ दें, आप सीएनजी को ओपन छोड़ दें, आप पॉलिसी को ओपन कर दें, कोई भी अपनी ब्राउजर ले आए, बात है, पॉलिसी ओपन कर दें, एनीबॉडी कैन इंपोर्ट। एलएनजी लाना चाहे एलएनजी लाएं, सीएनजी के ब्राउजर्स आते हैं, दे कैन ब्रिंग सीएनजी, एलपीजी के ब्राउजर्स आते हैं, दे कैन ब्रिंग एलपीजी। अगर प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट करना शुरू कर दे, करने की इजाजत देते हैं ना भाई, तो ये बहुत कुछ मामलात आपको जो एनर्जी क्राइसिस है, ये हुकूमत को जरूरत नहीं है, लेकिन मसला क्या है, मफादात क्या है, आप देखें मफादात क्या है, हुकूमत देखिए, हुकूमत का मफाद क्या है कि हुकूमत को आज तेल जो है हुकूमत कितने 71 रुपए तकरीबन 72 रुपए में बेच रही है, और इंटीरियर वगैरह में 73 साढ़े 73 में ही चल रहा है, ठीक है। इस वक्त तेल हुकूमत चाहे 30 से 35 रुपए में कर सकती है, उसमें भी उसको तकरीबन 15 रुपए पर लीटर के हिसाब से मार्जिन है, इतना बड़ा मार्जिन है। $27 का हो गया ना, तो आप ले आए ना, जब 115 का था तो 66 में था मुशर्रफ साहब के दौर में, और अब जबकि $27 का है तो आप को कॉस्ट कर रही होगी 18 रुपए की, तो आप 30-35 में बेचो, आवाम को कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अगर इंटरनेशनल प्राइस $1-2 बढ़ जाए तो यहाँ फॉरेन रेट 4 रुपए बढ़ा देते हैं, वहाँ प्राइसेस 10-10, $15-15 कम हो रही हैं, यहाँ रुपए 2 रुपए 4 रुपए। अभी ओगरा ने सबरी भेजी 15 रुपए कम करने की, हुकूमत ने 5 रुपए कम किए। अब आप ये भी देखें कि एलएनजी को 5 रुपए कम किए, एलएनजी को यूटिलाइज कराने के लिए आपको जब आवाम को डायरेक्ट फायदा पहुंचा, आप एक सियासी हुकूमत हो, आप एक अवामी हुकूमत हो, आवाम के वोटर से आए हो, तो आवाम को डायरेक्ट फायदा तो पहुंचाओ, आप कोई अपनी जेब से नहीं दे रहे। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि जी हमारा रेवेन्यू नहीं आता, किस बात का रेवेन्यू भाई? आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल है हमेशा। देखिए बजट डेफिसिट जब भी देखते हैं, आपको ये बात पिछले साल भी देखिए, आप इंटरनेशनल US डॉलर में पेमेंट्स कर रहे थे, एक चीज की $115 पर टन से पे कर रहे थे, उस पे आवाम से आप ले रहे थे, ठीक है जी 100 रुपए ले रहे हैं तेल की कीमत से, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो कीमत जो आप वहाँ $100 दे रहे थे, अब $115 जो दे रहे थे वो गिर के $27 हो गई है। उसी रेशो के साथ तो आपको 18-20 रुपए में तेल देना चाहिए ना, आप 30-35 में दे दो। आपने आवाम को तो डायरेक्ट फायदा नहीं पहुंचने दिया ना, फिर आपने बड़े बड़े GST लगा दिए। GST तो आवाम के जेब में नहीं गया, आवाम की जेब से निकला। एक छोटा सा मोबाइल टेलीफोन का कार्ड आप भरते 25% ले लेते हैं यार। तो आप देखें ना, आवाम की जेब से तो पैसा निकल रहा है, हर चीज पे, टेलीफोन पे टैक्स है, खाने पीने की चीजों पे टैक्स है, होटल में टैक्स है, रेस्टोरेंट में टैक्स है, कपड़ा खरीदें, जो चीज खरीदें, तो फिर ओवरऑल आप इनकम टैक्स भी पे करें। सर हमारी इकोनॉमी, हम हर आदमी टैक्सों की मद में जकड़ा हुआ है। ये मत कहें कि रेवेन्यू नहीं आ रहा, इस कदर रेवेन्यू आ रहा है जिसकी अंदाजा नहीं है। अब हुक्मरान अपनी अयाशियां खत्म क्यों नहीं करते? मुझे बताएं, हुक्मरान अपनी क्यों नहीं खत्म करते अयाशियां? क्यों इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में इतने बड़े बड़े सब? कोई एक सियासतदान बता दें, चाहे KPK वाला हो, चाहे सरहद वाला हो, चाहे बलोचिस्तान वाला हो, चाहे सिंध में हो, क्या बड़ी बड़ी सैकड़ों गाड़ियों के प्रोटोकॉल्स नहीं हो रहे? क्या इनके बड़े बड़े जहाज चार्टर होके नहीं जा रहे? क्या ये फैमिलियों के साथ लंदन, अमेरिका और सऊदी अरेबिया नहीं जा रहे? किसके पैसे में जा रहे हैं? अपने जेब से खर्च कर रहे हैं। दिस इज अ क्वेश्चन। अब लास्ट आप कमेंट दे दें कि नाउ डू यू थिंक कि ये जो डील हुई है ये वाकई हमारी मईशत के लिए, हमारे लोगों के लिए एक खुशखबरी है या खुशखबरी नहीं है? ये शॉर्ट टर्म मेजर तो अच्छा है, लेकिन ये जो हमारे इसहाक डार साहब है ना, उन्होंने सुना है वैलेंटाइन डे पे IMF वालों को पे मैसेज भेजा, यू आर माय डार्लिंग। बात ये है कि जब आप IMF को डार्लिंग बनाएंगे, ये दोबारा बताइएगा। ये हमारे जो इसहाक डार साहब हैं वजीर खजाना, उन्होंने IMF वालों को मैसेज भेजा है कि यू आर माय वैलेंटाइन। वो उनसे इतने प्यार करते हैं IMF से कि वो कहते हैं, जबकि आपकी जान छूट गई थी IMF से, वर्ल्ड बैंक से, वो ये समझते हैं कि हमारी ये शॉर्ट टर्म सही था, इसको शॉर्ट टर्म ही रहने दिया जाता है। एक नारा लगाएं कि पाकिस्तानी सियासतदान जिंदाबाद। Talk about this topic in some other show also. It was really great having you, अमान साहब। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। महफूज साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। वेल नाज़रीन, उम्मीद आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए फीडबैक दे सकते हैं। अब तक के लिए तहीं अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।